गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाटर पॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज आप पढ़ रहे हैं। इससे पहले देखिए आपने एयर पॉल्यूशन डिस्कस किया। जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हमने कैटेगराइज किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। उसके साथ साथ आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन जो एयर पॉल्यूशन के रेफरेंस में थे वो आपने डिस्कस किए, जिसमें लंदन स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग एंड लॉस एंजल्स स्मॉग आपने पढ़ा था, साथ में वहां एसिड रेन, और फाइनली आपने कंट्रोल मेजर डिस्कस किए हैं एयर पॉल्यूशन की। क्लियर? अब इसके बाद वाटर पॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स वाटर पॉल्यूशन क्या होगा? जैसा हम कहते आए हैं अनडिजायरेबल चेंजेज है, तो आप ये कहेंगे वाटर पॉल्यूशन जो है एडवर्स चेंजेज और अनडिजायरेबल चेंजेज, एडवर्स और अनडिजायरेबल चेंजेज इन द कंपोजिशन ऑफ वाटर। अनडिजायरेबल changes in composition of water, in the composition of water that tends to lower its quality, और ऐसा होता है तो आप ये कह सकते हैं lowering of quality। इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती है, और ये जो क्वालिटी इसकी गिरती है दैट इज हजार्डियस और हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म्स हैं इनके लिए स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस हार्मफुल होते हैं। ठीक है? अब देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं उनके लिए एक तरीके से सेफ गार्ड जो है वो मेंटेन करने के लिए, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड वाटर एक्ट। ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने वाटर एक्ट पास किया 1974, पास वाटर एक्ट 1974। इट इज कंट्रोल इट correlate with the prevention and control, prevention and control of water, prevention and control of water pollution। ठीक है? तो बेसिकली इसको पढ़ा जाता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। क्लियर? तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये हमारे वाटर रिसोर्सेज के लिए सेफ गार्ड है। हालांकि ये रूल्स हैं, कितना इफेक्टिव हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं, बट बेसिकली दे आर द सेफ गार्ड फॉर आवर वाटर रिसोर्सेज, सेफ गार्ड फॉर आवर वाटर रिसोर्सेज। जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनके लिए ये सेफ गार्ड है। क्लियर? अब देखिए वाटर पॉल्यूशन को कोज करने वाले वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं। इन पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स एंड फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, और इसी के बेसिस पे हम टाइप ऑफ पॉल्यूशन भी डिसाइड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन एंड फिजिकल पॉल्यूशन। तो अगला मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स वाटर पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स इसको भेजना, वाटर पॉल्यूटेंट्स, इसमें आप देखिए कहेंगे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है? बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स।
और एक आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, हेलमिंथीज, एल्गी, ये सब आते हैं। वेरियस पैथोजेंस, ठीक है, नोट करते जाएं साथ साथ आप। वेरियस पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथीज, ये सब जो है वो स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेट करते हैं। ठीक है, इनको बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स आप कॉल कर सकते हैं। जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें ऑर्गेनिक वेस्ट और इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिकल्स आएंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट, मटेरियल एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, जैसे लेड और आर्सेनिक जैसे सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट में आप काउंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल में डीडीटी, बीएचसी पाउडर वगैरह ये सब जो हैं इनको आप काउंट कर सकते हैं बीएचसी। ठीक है, और इसके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपोजिशंस हैं जो एग्जैक्टली वाटर को पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, फाइनली स्टूडेंट्स आपके पास फिजिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, और फिजिकल पॉल्यूटेंट्स देखिए आप हॉट वाटर, ऑयल स्पिल्स वगैरह, या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हॉट वाटर, ऑयल पिल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल जो वाटर सोर्सेज में आ जाता है, डायरेक्टली मिल जाता है वाटर सोर्सेज में, ये स्टूडेंट्स फिजिकल पॉल्यूटेंट्स को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन जो है उसके बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स और फिजिकल पॉल्यूटेंट्स हैं। आपने कहा इट इज द एडवर्स और अनडिजायरेबल चेंजेस इन द composition of the water. Clear? The government of India had passed a water act, that is the Prevention and Control Act, that was passed in 1974, and it is basically the safeguard for our water resources or our water bodies. ठीक है, तो ये आपको एक इंट्रोडक्टरी रेफरेंस वाटर पॉल्यूशन का दिया गया। अब इसके बाद देखिए एनसीईआरटी एक कॉम्पोजिशन लिखती है, उस कॉम्पोजिशन में आपको जो इम्प्योर फॉर्म है वाटर का, जो पॉल्यूटेड फॉर्म है, बेसिकली इम्प्योर या पॉल्यूटेड फॉर्म है, उसका कॉम्पोजिशन दे रखा है। तो उस पर मैं आ रहा हूं। अगला आप कह सकते हैं जो वाटर है उसके साथ सस्पेंडेड सॉलिड, कॉलोइडल मटेरियल एंड डिसॉल्व्ड सॉलिड। देखिए आपको दिया गया वाटर कॉम्पोजिशन 99.9%। ठीक है, मैं लिख रहा हूं कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। इस कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर में आपके पास सब्सटेंसेज हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसके अलावा कॉलोइडल सब्सटेंस है एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल है। फर्स्ट सस्पेंडेड सॉलिड्स, सेकंड कॉलोइडल सब्सटेंसेज, और सस्पेंडेड सॉलिड्स, कॉलोइडल सब्सटेंसेज के बाद आप कह सकते हैं डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेज। डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेज, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेज। क्लियर? देखिए ये वाटर कॉम्पोजिशन है और इसमें ये सब जो है वो हम पढ़ रहे हैं इम्प्योरिटीज।
all three are the forms of impurities और ये स्टूडेंट्स क्या है 0.1%, ठीक है, क्योंकि 99% तो आपने कहा वाटर है। %99 वाटर प्लस 1% इम्प्योरिटीज। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उसमें आप कहेंगे सिल्ट, क्ले एंड पार्टिकुलेट मैटर। जो कॉलोइडल सब्सटेंसेज है इसमें आप कह सकते हैं फीकल मैटर, बैक्टीरिया, पेपर वेस्ट, क्लॉथ्स एक्सेट्रा, ये सब जो है सब्सटेंसेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और फाइनली जो डिजॉल्व्ड मटेरियल हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें आप कहेंगे अमोनिया, नाइट्रेट, कैल्शियम, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब इसमें हो सकता है। तो ये एक वाटर कॉम्पोजिशन आपको दे रखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, जो इम्प्योरिटीज के साथ है। तो ये हम फाइनली डिस्कस कर रहे हैं द पॉल्यूटेड स्टेटस ऑफ वाटर या कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर, कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। ये स्टूडेंट्स आप नोट करें, ठीक है। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, इंट्रोडक्शन हो गया, ये हो गया इतना। अब यहां जो काम की बात है हमारे पास वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट होगी और उसके साथ साथ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो एक रेफरेंस हम ये डिस्कस करेंगे, उनको सेपरेट डिस्कस करेंगे। उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रखा है, एग्जाम में बहुत बार उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी बात हम करेंगे। और फिर वाटर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड आपके पास एल्गल ब्लूम हुआ, यूट्रॉफिकेशन हुआ, बायोमैग्निफिकेशन हुआ, वो सब इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के रेफरेंस में बीओडी। टॉपिक हमारा है एनवायरमेंटल इश्यूज में, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड अंडर एनवायरमेंटल इश्यूज वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर पॉल्यूशन। क्लियर? तो देखिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी एंड सीओडी। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और डीओ क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ लिखा जाता है। देखिए ये आप कहेंगे इट इज द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और O2, dissolved amount of oxygen or O2 in water sample or water bodies, in a water sample or water bodies। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो अमाउंट है 4 मिलीग्राम पर लीटर, और अगर इससे कम है और लेस, वाटर आप कहेंगे पॉल्यूटेड। 4 मिलीग्राम पर लीटर अगर वाटर कंटेंट पर लीटर वाटर कंटेंट में 4 मिलीग्राम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट है तो वाटर आप कहेंगे पॉल्यूटेड है। 8 मिलीग्राम पर लीटर ये आप कह सकते हैं नॉन पॉल्यूटेड। क्लियर? नॉन पॉल्यूटेड है। और आप कहेंगे लेस देन 4 मिलीग्राम
लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर अगर है तो स्टूडेंट्स इस केस में आप कह सकते हैं वाटर दैट इज हाईली पॉल्यूटेड, ये हाईली पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेफरेंस है लेस देन 4 मिलीग्राम, एक रेफरेंस आपके पास है 4 मिलीग्राम और एक है आपके पास 8 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट आपके पास 4 मिलीग्राम पर लीटर जिस वाटर बॉडी में और सैंपल में है उसको पॉल्यूटेड कंसिडर किया जाता है। 4 से 8 के बीच आप ये कह सकते हैं पॉल्यूटेड रेफरेंस ही होता है, बट 8 मिलीग्राम और पर लीटर अगर है तो उसको नॉन पॉल्यूटेड कंडीशन में और कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ये हम कैसे जस्टिफाई करें, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट हम कैसे पता करें, तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स पढ़ना होता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके लिए आपको पढ़ना है बीओडी और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बीओडी और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी वाटर बॉडी में वाटर सैंपल में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के अमाउंट को हमें इंडिकेट कर देता है या बता देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करें, इसको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो देखिए क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो प्रोकैरियोट्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड मैटर को डीकम्पोज करने के लिए या डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए एरोबिक एनवायरनमेंट रिक्वायर करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन दे कंज्यूम द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो उनके द्वारा जो डीकम्पोजर्स हैं उनके द्वारा, उनके थ्रू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के डीकम्पोजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का अमाउंट है दैट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ जी, तो देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब आप नोट करें, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू degrade dead organic matter, डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड होती है, तो आप ये कह सकते हैं जो एरोबिक डीकम्पोजर्स हैं, एरोबिक डीकम्पोजर्स यहां एक्टिविटी करते हैं और ये एरोबिक डीकम्पोजर्स हैं स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली द बैक्टीरिया। ठीक है, जो एरोबिक डीकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म्स, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और जब डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये डीकम्पोज कर रहे होते हैं दे रिक्वायर एन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना डेड ऑर्गेनिक मैटर किसी वाटर सैंपल में बढ़ा दिया जाएगा या वाटर सैंपल में डेड ऑर्गेनिक मैटर का इनपुट जितना बढ़ेगा उतना ही किसी वाटर सैंपल की बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसका स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, किसी भी वाटर सैंपल में आप ये कह रहे हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अमाउंट को वहां डीकम्पोजर्स जो प्रेजेंट हैं, जो बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, वो यूटिलाइज कर जाते हैं, वो कंज्यूम कर जाते हैं। तो वहां डिसॉल्व्ड अमाउंट जो ऑक्सीजन का है वो तब कम होता चला जाएगा जब स्टूडेंट्स वहां डेड ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर वहां जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, तो मैं ये कह सकता हूं हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बढ़ेगा is directly proportional to biochemical oxygen demand, BOD. Clear? आप कह रहे हैं biochemical oxygen demand is the amount of oxygen that is required by the aerobic decomposers. तो जो बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक डीकम्पोजर्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते चले जाते हैं। तो जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आप वहां डेड ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट स्टूडेंट्स कम होता चला जाएगा और ऑब्वियस है
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ए वाटर सैंपल और वाटर बॉडी। ऑर्गेनिक मैटर का इनपुट किसी वाटर सैंपल और वाटर बॉडी में जो है वो करवा दिया जाएगा। इट लीड्स बीओडी वैल्यू और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू ऑफ दैट वाटर बॉडी और वाटर सैंपल। और जैसे बीओडी की वैल्यू बढ़ेगी तो आप ये कह सकते हैं बीओडी की वैल्यू बढ़ने का मतलब वाटर का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अमाउंट स्टूडेंट्स कम होता जा रहा है। आपने कहा नॉन पॉल्यूटेड कंडीशन से वो किस में जा सकता है, पॉल्यूटेड कंडीशन में। तो पॉल्यूशन स्टेटस जो है इसके बाद आप कहेंगे स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा, बीओडी पर डिपेंड कर रहा है पॉल्यूशन स्टेटस। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, the demand of oxygen by the aerobic microbes, the demand of oxygen by the decomposers, the demand of oxygen that is utilized, that is required for the decomposition of the dead organic matter through the aerobic bacteria। तो हमने ये कहा कि हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या डेड ऑर्गेनिक मैटर किसी वाटर सैंपल में अगर आप इनपुट कर देते हैं या डाल देते हैं तो इस केस में वहां डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा और उस पर्टिकुलर वाटर सैंपल की जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आपने डिस्कस किया कि अगर ऑर्गेनिक मैटर का इनपुट आप बढ़ाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर का इनपुट बढ़ाते ही बीओडी की वैल्यू को वो लीड करवा देगा और बीओडी वैल्यू लीड करवाने का मतलब वाटर का पॉल्यूशन स्टेटस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना बीओडी बढ़ेगी, हाई बीओडी हाई पॉल्यूशन। ठीक है, यहां मैं कह सकता हूं हाई वैल्यू ऑफ बीओडी, हाई वैल्यू ऑफ बीओडी। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि किसी एक वाटर बॉडी और वाटर सैंपल का बीओडी हाई है तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो इनिशियली आप ये कह सकते हैं हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट्स हाईली पॉल्यूटेड वाटर सैंपल और वाटर बॉडी, हाईली पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है तो मैं उसी पे आ रहा हूं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट आपने कहा जो प्रेजेंट होता है वाटर सैंपल में वो डिक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि डीकॉम्पोजिशन के प्रोसेस में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको डीकॉम्पोजर बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा और कंज्यूम करता रहेगा। तो जैसे जैसे वो कंज्यूम करेगा वैसे वैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो स्टूडेंट्स यहां से कम हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। सो एग्जैक्टली ऑक्सीजन डिमांड, अब वो बायोकेमिकल इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी कर रहे हैं। अब ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की है, हम कह रहे हैं हाई अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दैट विल रिड्यूस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आप लिख रहे हैं, ये इनपुट ऑफ जो मैटर लिख रहे हैं, ये मैटर बेसिकली बायोडिग्रेडेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखें। एक और नया डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर by the aerobic bacteria और aerobic decomposers is the biochemical oxygen demand। ठीक है, जो एरोबिक बैक्टीरिया और डीकम्पोजर्स हैं उनके थ्रू बायोडिग्रेडेबल डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन अमाउंट जो होता है उसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह देते हैं। ठीक है, तो इस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बीओडी और जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इस बीओडी और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को स्टूडेंट्स हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू। एनसीईआरटी ने हमें बताया है और उसी तरीके से मैं यहां इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ये एक रिवर जो है, इस रिवर का फ्लो या वाटर फ्लो का डायरेक्शन रिवर में आपको स्टूडेंट्स दिया गया है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन रिवर ये स्टूडेंट्स आपको दिया गया है और दूसरी तरफ यहां जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन आपको बताई गई है। तो हम ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन के साथ
जो बीओडी है उसको प्लॉट करेंगे, कंसंट्रेशन, ठीक है, ये रिवर का फ्लो है। अब देखिए आपने यहां सीवेज डिस्चार्ज किया या सीवेज इनपुट किया, सीवेज इनपुट या फिर स्टूडेंट्स आप कहेंगे सीवेज डिस्चार्ज। तो जैसे ही आपने सीवेज इनपुट और सीवेज डिस्चार्ज किया तो ओबीएसली यहाँ डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको क्वांटिटी बढ़ गई। डेड ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी यहां बढ़ने का मतलब ये हुआ कि यहां से देखिए जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पहले हाई था, अब वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स गिरेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो स्टूडेंट्स डिक्रीज होगा, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन यहाँ हाईली डिक्रीज हो जाएगा। आप कह सकते हैं कुछ टाइम बाद में इसके ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है, इसके इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, और ये इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि फ्लो का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, रिवर के वाटर के फ्लो का डायरेक्शन ये आपके पास है, जो रिवर वाटर है ये उसके फ्लो का डायरेक्शन आप देख रहे हैं। तो जैसे जैसे जहां पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने इनपुट किया वहां तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम हो गया, लेकिन आगे जैसे जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं यहां के बजाय यहां प्योरिटी जो है, इंप्योरिटी जो है वो काफी कम है, डेड ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी काफी कम है। तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के केस में ये जो ग्राफ है वो फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक आपके पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो रेफरेंस है वो मैंने लिया। अब देखिए जब इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अमाउंट काफी रिड्यूस हो गया था, ये नीचे आ गया था, तब इसकी बीओडी यहां से बढ़ेगी और स्टूडेंट इसकी बीओडी जो है वो इंक्रीज होते होते हाई हो जाएगी और एक टाइम बाद में आप ये कह सकते हैं ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये जो बीओडी है वो आप कह रहे इंक्रीज हो जाएगी और एक टाइम बाद में स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये बीओडी इसकी जो है वो फाइनली डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो यहां से हमें क्या देखना है, जब सीवेज इनपुट आपने किया एट दैट टाइम ये डीओ का स्टेटस था, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का स्टेटस था, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का स्टेटस काफी कम था, डिक्रीज होके कम आ गया, जो पहले काफी हुआ करता था। और जब सीवेज इनपुट आपने किया था तो आप ये कहेंगे सीवेज इनपुट किए जाने के टाइम इसका जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का स्टेटस कम हुआ, तो उस केस में इसकी जो बीओडी थी ये बीओडी वैल्यू भी काफी कम, बीओडी वैल्यू काफी हाई हो गई या बीओडी वैल्यू ऊपर चली गई, ठीक। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल है स्टूडेंट्स अब ये बढ़ेगा, ये यहां जाकर आप ये कह सकते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है। वापस देखिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल क्यों बढ़ गया, क्योंकि रिवर में आप देख रहे हैं वाटर फ्लोटिंग कंडीशन में है, फ्लो कर रहा है, और जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तो आप ये कह सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये स्टूडेंट्स आप देखिए कहेंगे कम हो गई है। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, इसका मतलब ऑर्गेनिक इनपुट या ऑर्गेनिक मैटर इनपुट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट है यहां जो वो है वो काफी कम है। यहां इस पॉइंट पर ऑर्गेनिक वेस्ट आपने इनपुट करवाया था, ठीक है। तो सीवेज इनपुट या ऑर्गेनिक मैटर के इनपुट करवाते ही आप ये कहेंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल कम होंगे और बीओडी के लेवल बढ़ जाएंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे इस डायरेक्शन में जहां वाटर का फ्लो दिखाया गया है आपको, तो आप ये देखेंगे वहां जो है वो वाटर में इंप्योरिटीज कम है, ऑर्गेनिक मैटर क्वांटिटेटिवली रिड्यूस होता जाएगा। तो जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर क्वांटिटेटिवली रिड्यूस हुआ वैसे ही बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो आप ये कहेंगे नीचे आ गया है, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वो स्टूडेंट्स क्या हो गया है, ऊपर चला गया है, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो वैल्यू है ये कम होने की केस में यहां जो इंपैक्ट आएगा उसको देखिए, फिशेज मॉर्टेलिटी, ठीक है, एंड डिसअपियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखा है मैंने,
जब बीओडी काफी हाई होगी, बीओडी अपने हाई लेवल पे होगी, तब आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहां फिसेज में मोर्टिलिटी आएगी, फिसेज की मोर्टिलिटी आएगी, ऑक्सीजन क्वांटिटेटिवली वहां रिड्यूस हो गई है, ऑक्सीजन क्वांटिटेटिवली वहां कम हो गई है, और दिस विल ऑल्सो लीड द डिसअपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये थोड़ा इधर ही लिख देते हैं हम, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। डिसअपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जैसे जैसे वाटर के फ्लो के साथ हम आगे के डायरेक्शन में आते हैं, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट आप देखिए स्टूडेंट्स बढ़ गया है। जब यहां डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अमाउंट बढ़ गया है, तो आप ये कहेंगे क्लीन वाटर है, और रीअपीयरेंस आ जाएगी ऑर्गेनिज्म की, रीअपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, रीअपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यहां क्लीन वाटर एग्जिस्टेंस में आएगा। क्लीन वाटर आने से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो स्टूडेंट्स यहां से क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये सीवेज इनपुट के साथ, जैसे ही सीवेज इनपुट किया गया था, एग्जैक्टली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम हो गया था, बीओडी बढ़ गया था, ठीक है। क्लियर होगा? आप इसको नोट कर ले, एनसीईआरटी का रेफरेंस है, तो मैं बहुत क्लियरली यहां मेंशन ये कर सकता हूं, ठीक है। बीओडी इज द मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एरोबिक डीकंपोजर्स। लिख लें आप, बीओडी is the measure of oxygen required, is the measure of oxygen, BOD is the measure of oxygen, ऑक्सीजन का मापन है, उसको मेजर करने का आप कह सकते हैं पैरामीटर है, that is required by BOD is the measure of oxygen that is required by aerobic decomposers, aerobic decomposers, aerobic decomposers, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप नोट कर लें। अब इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे यहां सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, सीओडी एंड डीओ, इनको डिफरेंशिएट आप कर लेंगे, और उसके बाद में जो इंपैक्ट्स हैं, जिसमें एल्गल ब्लूम वाटर पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे, और उसके साथ यूट्रोफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट्स अब बात हम करेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी। देखिए जो सीओडी का वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी, ये बीओडी से हमेशा ज्यादा होता है। तो सीओडी क्या है, आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर पूरा ही लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required for complete chemical oxidation, या फिर आप लिख सकते हैं required for the chemical oxidation of complete organic matter, of complete organic matter। कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर जो है, इस कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर को केमिकल ऑक्सीडेशन में ले जाने के लिए, केमिकली इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन अमाउंट है उसको आप सीओडी कहेंगे, ठीक है। तो बीओडी और सीओडी में स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है, आप कहते हैं बीओडी द ऑक्सीजन अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया जो डीकंपोजर है, उस डीकंपोजर और एरोबिक बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको आप बीओडी कहेंगे। तो ऑब्वियस है, और एरोबिक बैक्टीरिया के अलावा अगर जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसके अलावा अगर डिग्रेडेशन के प्रोसेस में लिटिल बिट अमाउंट कंज्यूम होता है तो वो सीओडी कह दिया जाएगा। मतलब टोटल को आप ये कह सकते हैं सीओडी कह सकते हैं हम। तो बीओडी से थोड़ा सा ही ज्यादा आप कहेंगे अमाउंट ऑक्सीजन का रिक्वायर होता है जो कंप्लीट केमिकल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर पाता है, एरोबिक बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं लिटिल बिट अमाउंट जो है वो फिर डिकम्पोजिशन में गया। तो टोटल ओवरऑल जो
अमाउंट ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड था वो सीओडी होगा। ठीक है, तो सीओडी इज ऑलवेज हायर देन बीओडी। ये कंडीशन होती है, सीओडी का वैल्यू हमेशा ही स्टूडेंट्स आप कहेंगे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द बीओडी, बट वैल्यू ऑफ सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसका आप कहेंगे वैल्यू ऑफ सीओडी मैक्सिमली फॉर्म्ड बाय बीओडी। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है मैक्सिमम वैल्यू यही बनाता है। ठीक है, इवन ये भी पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए अगर सीओडी का वैल्यू 100 है तो 99.9% जो है या 99.9 जो है वो बीओडी का वैल्यू होगा और 0.1% अदर होगा। दोनों मिलाकर आप ये कह सकते हैं क्या कह दिया जाएगा, सीओडी या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, वाटर स्टेटस ऑफ ए water body, water status of a water body, water pollution status इसको आप कह सकते हैं, या pollution status ही लिख देता हूं, pollution status of a water body। तो देखो pollution status की जब बात की जा रही है तो ऑब्वियस है हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन का हम मेजर करते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कितना है वाटर सैंपल में। ऑब्वियस है आपको बीओडी और सीओडी दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएं, बीओडी भी ऑप्शन आपके पास है, सीओडी भी ऑप्शन आपके पास है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है पॉल्यूशन स्टेटस ऑफ ए वाटर बॉडी इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय। तो देखिए डिटर्मिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक रेफरेंस की बात अगर की जाती है तो डेफिनेटली पॉल्यूशन स्टेटस किसी भी वाटर बॉडी का बीओडी ही बनाता है, बट एग्जैक्टली आप वहां डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के अमाउंट का मेजर करते हैं। तो मेजरेबल एस्पेक्ट अगर आपको कहा जाए तो वहां डेफिनेटली आप क्या कहेंगे, सीओडी, क्योंकि बीओडी से भी बड़ा वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज आप ध्यान रखें सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर स्टूडेंट्स, COD, chemical oxygen demand, is the amount of oxygen which is required for the chemical oxidation of complete organic matter। फिर आपने कहा the BOD is the biochemical oxygen demand that is required by the aerobic bacteria। तो aerobic bacteria के थ्रू required जो ऑक्सीजन अमाउंट है उससे थोड़ा सा और little bit more ऑक्सीजन डिमांड जो होगी वो कम्युलेटिवली क्या कह दी जाएगी, COD। COD वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ BOD। और पॉल्यूशन स्टेटस किसी भी वाटर बॉडी का अगर आप देखते हैं और BOD और COD में से आपको देखना पड़े तो आप COD पे पहले जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जो COD है वो ज्यादा बड़ा वैल्यू है। हाँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अगर पॉल्यूशन स्टेटस को करेक्टराइज करने वाला, पॉल्यूशन स्टेटस को डिटरमाइन करने वाला एस्पेक्ट आपको लेना हो तब आप वहां कहेंगे BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये BOD करेक्टराइज करता है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं एल्गल ब्लूम पर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं बायोडिग्रेडेशन पर। अगला इसी में आपको एक टॉपिक दे रखा है एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम मार्क कर लें आप। देखिए एल्गल ब्लूम आप किसको कहेंगी, तो आप ये कहेंगे प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन ए वाटर बॉडी। ऑर्गेनिक मैटर जो है इसका अमाउंट हाई होगा किसी बॉडी में। ऑब्वियस है ये अगर हाई होगा तो वहां न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स की भी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जो प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है, प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, BGA, एल्गी, ये सब जो हैं वो वहां आप कह सकते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आप कह रहे हैं प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म, BGA एंड एल्गी, और ये सब जो है ये सब वहां एक्सेसिव ग्रोथ शो करते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ। और स्टूडेंट्स इनकी जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है
वो उस वाटर बॉडी को एक डिस्टिंक्ट कलर अपीयरेंस दे देती है। ठीक है, आप ये कहेंगे द प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म्स बीजीए एंड एल्गी रिप्रेजेंट द एक्सेसिव ग्रोथ एंड ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ए डिस्टिंक्ट कलर अपीयरेंस, देयर इज द डिस्टिंक्ट कलर अपीयरेंस ऑफ वाटर बॉडी। उस वाटर बॉडी का डिस्टिंक्ट कलर अपीयरेंस एक आएगा, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एल्गल ब्लूम। जैसे एग्जांपल अगर आप लिखें मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, ये फियोफाइसी में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये एल्गल ब्लूम बनाते हैं। एल्गल ब्लूम जो है अगर बन गया, आपने कहा डिस्टिंक्ट कलर अपीयरेंस आया, तो ये जो एल्गल ब्लूम बन जाता है दैट विल बी द टॉक्सिक। यहां लिख सकता हूं मैं, एल्गल ब्लूम विल बी टॉक्सिक फॉर या ड्यू टू एल्गल ब्लूम। स्टेटमेंट लिखते जाएं आप, ड्यू टू एल्गल ब्लूम वाटर विल बी टॉक्सिक फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन। ठीक है स्टूडेंट्स, एनिमल्स के लिए और जो ह्यूमन है उनके लिए आप ये कहेंगे ये क्या होगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये एल्गल ब्लूम आप कहते हैं। आप ये कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो प्रेजेंस है वो किसी पर्टिकुलर वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास जो है वो एग्जैक्टली बढ़ाती हैं। बायोमास जो बढ़ा रहे हैं दैट ऑल्सो लीड द इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस वहां ज्यादा है, तो इस तरीके से प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, और एक्सेसिव ग्रोथ के बाद वो जो वाटर बॉडी है उसकी एक डिस्टिंक्ट कलर अपीयरेंस स्टूडेंट्स आएगी। वो जो डिस्टिंक्ट कलर अपीयरेंस वाटर बॉडीज की है, that distinct color appearance of the water body will represent the algal bloom। और ये जो algal bloom होगा इसमें मैक्रोसिस्टिस और नीरियोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस भी लिखा जाता है। इस तरीके के आप कहेंगे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और एल्गल ब्लूम बनने के बाद जो वाटर बॉडी है वो डेफिनेटली इम्प्योर कंडीशन को रिप्रेजेंट करती ही करती है, टॉक्सिक हो जाती हैं वाटर बॉडीज, या वाटर सैंपल टॉक्सिक हो जाएंगे और ये एनिमल्स और ह्यूमन को स्टूडेंट्स हार्म करेंगे। क्लियर? तो ये देखो हुआ एल्गल ब्लूम। अब इसके बाद में इसमें वाटर पॉल्यूशन में एक और टॉपिक बचता है जिसको आप कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगला जो आपको यहां से पढ़ना है दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? किसी फूड चेन में जो सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं उनमें सक्सेसिव इंक्रीज आना बायोमैग्निफिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आप कहेंगे कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन फूड चेन में सक्सेसिवली बढ़ती चली जाती है। टॉपिक अगला आप नोट कर लें, बायो मैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। और ये जो बायोमैग्निफिकेशन है इसमें आप लिखें देयर इज द सक्सेसिव increase, there is the successive increase in amount of toxic substances, in amount of toxic substances through successive increase in the amount of toxic substances in a food chain, in a food chain। देखिए स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेशन ये कैसे होगा? आप ये कहें ये वाटर सैंपल है या वाटर बॉडीज हैं, बॉडी है सॉरी,
इसमें DDT का कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 0.03 ppb। ये ppb जो स्टूडेंट्स आपको लिख के दिया जाता है ये पार्ट्स पर बिलियन है, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन एनसीईआरटी ने लिखा है 0.003 सॉरी पार्ट्स पर बिलियन, इसका मतलब काफी कम कंसंट्रेशन है। अब देखिए यहां एडजस्ट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और ये इस फूड चेन का आप कहेंगे ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है। फाइटोप्लैंक्टन्स को स्टूडेंट्स जूप्लैंक्टन्स कंज्यूम करते हैं। पहले फूड चेन का सीक्वेंस बना देता हूं। जूप्लैंक्टन्स, और जूप्लैंक्टन्स के बाद आप देखिए स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिशेज के बाद स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं लार्ज फिशेज, देन सी गल, फिश ईटिंग बर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन भी ये आ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आता रहा है, वाटर पॉल्यूशन से भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखिए स्मॉल फिशेज, लार्ज फिशेज, और फिर फाइनली आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं फिश ईटिंग बर्ड्स, फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए एक फूड चेन, ठीक। इस फूड चेन में ये हुआ ट्रॉफिक लेवल सेकंड, TL थर्ड, ट्रॉफिक लेवल 4, और ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ट्रॉफिक लेवल 5। अब इसमें आपने कहा DDT का जो कंसंट्रेशन है वो 0.03003 ppb है, लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें कंसंट्रेशन देखिए बर्ड के, जो DDT का कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स ये बर्ड के 0.04 ppm हो जाएगा। पार्ट्स पर बिलियन से पार्ट्स पर मिलियन में ये आ गया है, क्लियर। तो जूप्लैंक्टन्स हैं, इन जूप्लैंक्टन्स में ये ppm 0.04 हो गया है। यहां DDT का कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स कहा जाता है ये हो गया है 0.5 ppm। तो देखिए DDT का कंसंट्रेशन और बढ़ रहा है, ठीक है। DDT का कंसंट्रेशन यहां 0.003 ppb था, यहां 0.04 है, यहां 0.5 है। यहां DDT का कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स है 2 ppm, और यहां अगर आप देखेंगे DDT का कंसंट्रेशन तो ये है 25 ppm, 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए DDT के एक्यूमुलेशन से सबसे ज्यादा हार्म कौन सा ऑर्गेनिज्म हुआ, तो आप ये कहेंगे फिश ईटिंग बर्ड्स, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे, इन फाइटोप्लैंक्टन्स की बॉडी में जो DDT एक्यूमुलेट हुआ था वो ट्रांसफर हुआ जूप्लैंक्टन्स को, बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन्स पर प्रीडेट करते हैं जूप्लैंक्टन्स। अब जूप्लैंक्टन्स की बॉडी में 0.04 ppm DDT का कंसंट्रेशन था, इसको यूटिलाइज करती हैं स्मॉल फिशेज। तो स्मॉल फिशेज जो ट्रॉफिक लेवल थर्ड था, यहां DDT का कंसंट्रेशन स्मॉल फिशेज के पास 0.5 ppm पहुंचा। स्मॉल फिशेज को लार्ज फिशेज कंज्यूम कर जाती हैं, तो लार्ज फिशेज के पास DDT कंसंट्रेशन आपने कहा जो इनको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग 2 ppm। और अगर आप फिश ईटिंग बर्ड्स की बात करें तो यहां आप कहेंगे DDT का कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स 25 ppm है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है विच वन इज द मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म। तो आपका आंसर होना चाहिए या मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म होगी फिश ईटिंग बर्ड्स, फिश ईटिंग बर्ड्स। और ये जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं ये इसलिए क्योंकि मैक्सिमम एक्यूमुलेशन वाले लार्ज फिशेज को ये कंज्यूम करते हैं या खाते हैं। मैक्सिमम स्टोरेज जिनमें हो रहा है इस फूड चेन में लार्ज फिशेज। अब आप कहेंगे इनमें नहीं हो रहा, उनमें हो रहा है। उनमें नहीं हो रहा क्योंकि वो तो फाइनली खा रहे हैं ना, लार्ज फिशेज को खा रहे हैं, तो इन फिश ईटिंग बर्ड्स में स्टोरेज हो रहा है। लेकिन फिश ईटिंग बर्ड से आगे हम इसका कोई प्रीडेटर ही नहीं देख रहे हैं।
हाँ, फिश ईटिंग बर्ड को खाने वाला अगर कोई और ऑर्गेनिज्म हो तो डेफिनेटली इस फिश ईटिंग बर्ड से भी ज्यादा वो हार्म होगा। तो यहां जो टॉप कंज्यूमर होगा ये स्टूडेंट्स टॉप कंज्यूमर मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म होगा। किसी भी फूड चेन में इस तरीके से सब्सटेंसेस का डिपोजिशन अगर होता है तो आप ये कहेंगे जो टॉप कंज्यूमर है ये टॉप कंज्यूमर मैक्सिमली अफेक्ट होगा। टॉप कंज्यूमर फिश ईटिंग बर्ड विल बी द मैक्सिमली अफेक्टेड। क्लियर? ये स्टूडेंट्स बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन in an aquatic chain, in an aquatic chain, बायोमैग्निफिकेशन इन एन एक्वेटिक चेन। क्लियर? एक एक्वेटिक चेन में ये बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस है, नोट कर लें इसको आप। तो बायोमैग्निफिकेशन जो है इसमें देखिए बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स usually non biodegradable pollutants accumulate होते हैं। usually non biodegradable pollutants accumulate, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स स्टूडेंट्स यहां कहा जा रहा है यूजुअली एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। और देखो एक और काम की बात, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ओबियस एक कंसंट्रेशन के बाद ही, एक कंसंट्रेशन है ये मतलब एक परफेक्ट कंसंट्रेशन जो है उसके बाद ही ये टॉक्सिक होंगे, ये लॉजिकल एस्पेक्ट है। बट एनसीईआरटी जो है वो यहाँ सीधे ही टॉक्सिक सब्सटेंस लिखती है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है स्टेटमेंट, देयर इज द accumulation of DDT in phytoplanktons, ये टॉक्सिक है DDT, लेकिन ये टॉक्सिक इंपैक्ट या इफेक्ट इस फाइटोप्लैंक्टन पे बहुत ज्यादा नहीं ला रहा है, ये टॉक्सिक इफेक्ट वहां देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन उस लिमिट से बाहर नहीं है। मतलब एक कोई फाइनल लिमिट या आप ये कह सकते हैं लिमिट को अगर DDT का एक्यूमुलेशन अप्रोच कर जाएगा तो वो डेफिनेटली टॉक्सिक होगा। मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है वो केमिकल सब्सटेंस एक डेफिनेट कंसंट्रेशन से पहले या डेफिनेट कंसंट्रेशन से नीचे टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। आपने अगर सुना हो पुराने जमाने में विष जो टॉक्सिक पॉइजन है एग्जैक्टली उसका भी यूज करने वाले लोग हुआ करते थे। जैसे मैंने सुना है कई टीवी सीरियल्स वगैरह में आपने देखा है, विष कन्याएं आपने देखी होंगी। तो अगर थोड़ा थोड़ा लिया जाए तो जहर भी जो है वो चल सकता है। मतलब एक कंसंट्रेशन कर मतलब ना एक्सपेरिमेंट, एक कंसंट्रेशन या क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी मैटर करती है, ठीक है। एक डिटरमाइंड और डेफिनेट कंसंट्रेशन और क्वांटिटी के बाद कोई भी सब्सटेंस जो है वो टॉक्सिक होता है, लेकिन यहां इस डीडीटी के केस में एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इसको टॉक्सिक लिखा है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर लॉजिकल हो, वहां फ्रेम किया गया हो कंसेप्ट में, तब डेफिनेटली आपको एक कंसंट्रेशन के बाद इसको जो है वो टॉक्सिक रेफर करना है। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड हो या जनरल इंफॉर्मेशन अगर आपसे पूछी गई हो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिर सीधा आप जो है वो उसको क्या मान लें, टॉक्सिक। तो यूजुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट, और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट होते हैं दे आर द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, दे आर द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप नोट रखें, ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब फाइनली जो फिश ईटिंग बर्ड आपने पढ़ा, ये फिश ईटिंग बर्ड आपने क्लियर तो कर लिया कि इसमें मैक्सिमम जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा और मैक्सिमली ये हार्म होगा। तो इस पे इफेक्ट्स क्या आएंगे, इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन बर्ड्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इनका जो होगा ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मैं यहां लिख देता हूं एरो लगा के, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के डिक्रीज होने से या डिस्टर्ब होने से आप स्टूडेंट्स कहेंगे थिनिंग ऑफ एग सेल, इनके जो एग्स हैं उनकी कवरिंग थिन होने लगेगी। प्री मैच्योर ब्रेकिंग, प्री मैच्योर ब्रेकिंग आने लगेगी, ठीक है। और ऑब्वियस स्टूडेंट्स प्री मैच्योर ब्रेकिंग आने लगेगी टू, तो थर्ड आप कह सकते हैं द मेजर इंपैक्ट इज द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन बर्ड्स पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन द बर्ड्स पॉपुलेशन। तो देखिए नेचर ने अपने आप व्यवस्था कर रखी है कि जनरली वो जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं, ये फिश ईटिंग बर्ड्स जो हैं प्रेडेटर तो इनके भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके प्रेडेटर जो है वो अब इस फूड चेन में वो टॉप लेवल का कंज्यूमर है, तो बेसिकली उसकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन कैसे करवा देता है, वो कंटिन्यूसली लार्ज फिशेज को खाता है। लार्ज फिशेज में आप ये कह सकते हैं डीडीटी का क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस कंसंट्रेशन को ये यूज करता है, तो एग्जैक्टली इसमें ये इंपैक्ट आते हैं डिक्लाइन इन द बर्ड्स पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन इसकी कंट्रोल हो रही है। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने बायो मैग्निफिकेशन मैंने बता दिया है। अब उसके बाद एक यूट्रॉफिकेशन, एक टॉपिक और पढ़ना है आपको। यूट्रॉफिकेशन में बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। देखिए नाइट्रेट और सल्फेट जो सब्सटेंसेस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके एक्यूमुलेशन से आप ये कहेंगे जो वाटर बॉडीज हैं उनमें एक्सेसिव ग्रोथ होती है, और वो जो एक्सेसिव ग्रोथ है उसी को आप यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। लेकिन यहां आप यूट्रॉफिकेशन के कारण डिस्टिंक्ट कलर अपीयरेंस और एल्गल ब्लूम जैसा कुछ नहीं देखेंगे। यूट्रॉफिकेशन के कारण आप ये कह सकते हैं उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर देयर विल बी द इंक्रीज इन द डीकंपोजर्स, और डीकंपोजर्स में इंक्रीज वहां आएगा, तो ऐसा होने से आप ये कह सकते हैं उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वो ऑक्सीजन वहां से ड्रेन आउट कर जाएंगे, काम में ले लेंगे, तो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी और वाटर सैंपल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आएगी। ठीक है, इसको आप कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। तो एक बार आप ये नोट कर लें, बायोमैग्निफिकेशन, उसके बाद मैं आ रहा हूं यूट्रॉफिकेशन। हो गया होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला अब हम लिखते हैं यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन आप कहेंगे द यूट्रॉफिकेशन इज ए फिनोमिनन of the accumulation of specific nutrients like nitrate and sulfate in a water body। अब जो नाइट्रेट और सल्फेट किसी वाटर बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, ये क्या करवा देंगे, वहां प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म और एल्गी ये सब जो हैं उनकी ये एक्सेसिव ग्रोथ करवा देंगे। तो देखिए टॉपिक आपका है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन आप कह सकते हैं एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। इससे पहले लिखना चाहो तो आप प्लैंक्टॉन्स, लेकिन आप ध्यान रखें ये फाइटो ही होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गी एंड प्लांट्स in water bodies, in water bodies। ठीक है, क्यों हो रही है यूट्रॉफिकेशन, क्यों हो रहा है? ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट एंड सल्फेट। ठीक है, जरूरी नहीं है नाइट्रेट फॉर्म ही हो, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर जो है, नाइट्रोजन सॉल्ट्स एंड सल्फर, ये आपको ध्यान रखना है, इनकी क्वांटिटेटिव प्रेजेंस जो है वो ही क्या करवा देगी, यूट्रॉफिकेशन स्टूडेंट्स करवा देगी। और ये जो यूट्रॉफिकेशन यहां होता है ये दो टाइप का होगा, टाइप्स। एक आप कहेंगे नेचुरल यूट्रॉफिकेशन और
दूसरा आप कह सकते हैं कल्चरल और एक्सेलरेटेड। ठीक है, ये जो नेचुरल और कल्चरल हैं ये दोनों ही अल्टीमेटली किसी भी वाटर बॉडी, या जैसे लेक आपको एग्जांपल दे रखा है, एनसीईआरटी यहाँ लिखती है, इसको आप पढ़ें, नेचुरली धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन जो है वो होता चला गया, ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन वाटर बॉडी में होता चला गया, तो ये नेचुरल यूट्रोफिकेशन है। कल्चरल और एक्सेलरेटेड में हमने जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर और सब्सटेंसेस जो है वाटर बॉडीज में मिक्स किए, जैसे जो रिवर्स हैं, जो रिवर्स हमारे कई सारे सिटीज के साथ लोकेट करती हैं, या रिवर्स के आप कह सकते हैं जो बैंक ऑफ रिवर्स हैं वहाँ सिटीज लोकेट करती हैं, तो हम डोमेस्टिक और जो सीवेज है वो सब इनपुट उसमें डालते रहते हैं। ऐसा होने के कारण वहाँ जो लेक है उस लेक में नाइट्रोजन और सल्फर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये होने के कारण स्टूडेंट्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जो एल्गी होगा, जो प्लांट्स होंगे, उनकी ग्रोथ ज्यादा होने लगती है। तो ऐसा होने से वहां क्या होगा, एक्सेसिव ग्रोथ जो होगी वो वाटर को ड्रेन आउट, वाटर में से ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर देगी। तो नेचुरल और कल्चरल दोनों ही जो हैं वो फाइनली आप ये कह सकते हैं लीड्स एजिंग ऑफ लेक, एजिंग ऑफ लेक। जो लेक है इसकी एजिंग को स्टूडेंट्स ये लीड करवा देगी। ठीक है, एजिंग ऑफ लेक जो है इसको ये स्टूडेंट्स दोनों ही प्रोसेस लीड करवा देती हैं, और इससे एग्जैक्टली लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और इफेक्ट क्या आ सकता है, इफेक्ट आप कह सकते हैं फिश मोर्टेलिटी, फिश मोर्टेलिटी एंड डेथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म। क्यों हुई, क्योंकि अभी आपने डिस्कस किया है ऑक्सीजन वहां से ड्रेन आउट हो जाएगी। ये जितना ये बढ़ेंगे उतना ही ऑक्सीजन वहां से ये कंज्यूम कर जाएंगे, और ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो डीकम्पोजर्स ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाते हैं, अभी बीओडी सीओडी में आपने डिस्कस किया था। तो ये इस तरीके से यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है। अब यूट्रोफिकेशन से अगर आप एल्गल ब्लूम को सेपरेट करते हैं तो एल्गल ब्लूम जो है, हालांकि दोनों ही हैजार्डस इफेक्ट हैं, दोनों ही आप ये कह सकते हैं जो नेचर में वाटर बॉडीज हैं उन वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर्स हैं, बट एग्जैक्टली वो अगर आप देखें तो डिस्टिंक्ट कलर अपीयरेंस आती है, टॉक्सिक जो सब्सटेंसेज हैं उनका फॉर्मेशन वहां होता है, और एक तरीके से हाईली पॉल्यूटेड कंडीशन की तरफ वाटर बॉडीज जो हैं वो चली जाती हैं। लेकिन यहाँ नेचुरल और कल्चरल जो एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है उसमें धीरे धीरे एज जो है वो लेक की बढ़ती चली जाती है। एजिंग ऑफ लेक यहाँ का फिनोमिनन है, लीड्स एजिंग ऑफ लेक। एजिंग ऑफ लेक का मतलब क्या हुआ, जैसे एक मान लो न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है, आपने नया तालाब बनाया, उसमें फ्रेश वाटर है, धीरे धीरे आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह मिक्स करते चले जाएंगे, तो एक टाइम के बाद में जो है वो पूरी तरीके से वो पॉल्यूटेड स्टेटस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर उसमें बढ़ता चला जाएगा, इनकी एक्सेसिव ग्रोथ होती चली जाएगी, तो वो एजेड काउंट कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनली स्टूडेंट्स आपके पास वाटर पॉल्यूशन के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर का जो स्टेटस है इम्प्योरिटीज के साथ जो एनसीईआरटी ने दिया है वो हमने डिस्कस किया, पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं वो आपने डिस्कस किए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बीओडी और सीओडी हमने डिस्कस किया, उसके बाद फाइनली आपने एल्गल ब्लूम डिस्कस किया, बायोमैग्निफिकेशन डिस्कस किया एंड यूट्रोफिकेशन डिस्कस किया। तो ध्यान रहे इस लेक्चर में से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। एंजॉय द इकोलॉजी, थैंक यू।